नमस्कार मित्रों, जय श्री राधे राधे। देखिए, आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने देखे और हमने आपसे कल कहा भी था कि आपके मन में जो भी प्रश्न हो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, हम उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो जो आपके बीच में से क्वेश्चंस निकल के आए हैं वो ये हैं। देखिए, ये आप ही ने भेजे हैं कि सबसे पहला ये है, अधिकतर लोग यही पूछ रहे हैं कि पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए हमें और मिनिमम कितने क्वेश्चन सही होने पर पास हो जाएंगे हम, ये पूछा है दूसरा। अच्छा, किसी ने ये भी कहा हमसे कि डी सीरीज भी आप बना दीजिए, जो जैसे हमने कल परसों और उससे एक दिन पहले सी सीरीज का बनाया था ना, जो आंसरिंग की थी ना, ऐसे ही किसी ने हमसे कहा कि आप डी सीरीज का भी कीजिए, तो उसका भी हम आपको उत्तर देंगे, ठीक है। और एक भाई ने ये भी बताया कि उनकी OMR में जो बुकलेट नंबर था वो गलत हो गया, तो अब क्या होगा, तो इसका भी हम बताएंगे आपको। और आपके ये सब प्रश्न आपने है कि किसी ने योगा के लिए भी हमसे कहा है एक्सप्लेन करने के लिए, और फिर ये भी प्रश्न आया है कि आपका जो क्वेश्चन रह गए हैं ना, जिसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, उसे भी आप क्लियर कर दीजिए। तो किसी भाई ने 82वें क्वेश्चन के लिए भी कहा है, तो भैया हम उसको भी देखेंगे आज। और ये भी किसी ने पूछा है कि फर्स्ट ईयर के मार्क्स कैसे जुड़ेंगे। तो देखिए, आज हम लोग इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे, ठीक है। अरे सुनिए, ये इस कॉपी के भेष पर मत जाइए। जो आप ये देख रहे हो ना, ये ज़्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है, इसे तो दिमाग चाट रही है, ठीक है। इसलिए इसे मत देखिए, जो हम दिखा रहे हैं केवल वही देखिए, ठीक है। और बाहर से भी जो आवाज़ आए ना, उनको भी नहीं सुनना है, जो हम सुना रहे हैं वही सुनिएगा, ठीक है। तो आपका पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कि पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। तो भैया ये है कि जैसे कि हम लोगों के 5 पेपर हैं, जैसे आपके 5 पेपर हैं ना, 5 पेपर ये हैं, देखिए ये है टोटल 5 पेपर। अब हम जो दिखा रहे हैं केवल वही आपको देखना है, ठीक। पहला पेपर है आपका BD 201 नॉलेज एंड करिकुलम, ठीक है। दूसरा पेपर है आपका BD 202 असेसमेंट फॉर लर्निंग, ओके। तीसरा पेपर है आपका BD 203 क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, जो पेपर कल हुआ था आपका। चौथा है आपका BD 204 योगा एजुकेशन। पांचवा है जो ऑप्शनल है वो BD 205 एनवायरमेंटल एजुकेशन, या कोई भी आपका जो ऑप्शनल है, ठीक है। तो आपको इन 5 पेपर में से कितने कितने क्वेश्चन करें कि आप पास हो जाएं। तो भैया इसमें भी आपको कम से कम 20 क्वेश्चन करने हैं 50 में से, इसमें भी कम से कम 20 क्वेश्चन करने हैं, इसमें भी 20 क्वेश्चन करने हैं, इसमें भी और इसमें भी। इन सब में से यदि आप 20-20 क्वेश्चन कर लोगे तो आप पास हो जाओगे, ठीक है। अब ये पूछा कितने नंबर वाला पास होता है, तो अब इस हिस्ट्री को इस स्टोरी को बड़े ध्यान से समझना। ध्यान से इसलिए समझना कि देखो, ये आपका पेपर 201 और पेपर 202 ये दोनों हैं 100 नंबर के, ठीक है। कितने नंबर के? 100 नंबर के। आपको नज़र आ रहा होगा ना, देखिए ये 100 नंबर के हैं, ठीक है। ओके, एक मिनट, ऐसे कर लेते हैं इसे। अब दिख रहा है ना, ये ना है स्टैंड थोड़ा सा सही से नहीं कर रहा है काम। हाँ जी, तो देखिए ये जो पेपर 201 है ना, ये 100 नंबर का है। और ये 100 नंबर मिलेंगे कैसे? 100 नंबर मिलेंगे आपको कि आपके जो टर्म एग्ज़ाम है ना, टर्म एग्ज़ाम बोले तो आप जो एग्ज़ाम अभी दे रहे हो वो टर्म एग्ज़ाम, तो उस टर्म एग्ज़ाम के 80 नंबर मिलेंगे, ठीक है। मैक्सिमम 80 नंबर है, ये 100 में से बता रहे हैं हम आपको। पहले पेपर में 100 नंबर जो मिलने वाले ना आपको, उन 100 नंबर में से किस तरह डिवीज़न होता है, 100 नंबर मिलते कैसे हैं कि पहले तो टर्म एग्ज़ाम के, यानी कि जो आप पेपर दे रहे हैं उनमें से, तो आपको कोई भी टीचर कितना भी बढ़िया हो 80 नंबर यदि दे तो बहुत बड़ी बात है, तो मैक्सिमम नंबर इतने हैं, ठीक है। और फिर जो बचे कितने, 100 में से 80 गए तो 20 बचे, तो 20 मिलते हैं आपको इंटरनल असेसमेंट के, ठीक है। यानी कि 80 से ज़्यादा नहीं मिल सकते और यहाँ 20 से ज़्यादा नहीं मिल सकते। तो ये तो हो गए मैक्सिमम की बात। लेकिन अब आप कितने इनमें से लाओ कि आप पास हो जाओ, तो आपको इन 80 नंबरों में से, जो आपने पेपर दिया है ना, तो आपको 80 नंबर में से कम 32 नंबर लाने हैं, ठीक है, तो आप पास हो जाएंगे। और ये जो 20 नंबर है ना, इसमें से आपको कम से कम 8 नंबर लाने हैं। तो ये जो नंबर होते हैं ये टीचर के हाथ में, ये नंबर आपके हाथ में, ठीक है।
जो आप पेपर दे के आए हो आपको 80 में से 32 नंबर लाने ही लाने हैं, तभी आप पास होंगे। तो इस तरह टोटल 100 नंबर का बंटवारा हो गया इन दोनों के बीच में कि 32 नंबर होंगे टर्म एग्ज़ाम के और 8 नंबर होंगे इंटरनल असेसमेंट के। यदि आप इतने लाते हो यानी कि कुल मिलाकर आप पहले पेपर में 40 नंबर लाते हो तो आप पास हो जाओगे। ठीक है, कितने मिनिमम आपको 40 लाने ही लाने हैं नंबर, मिनिमम 40 नंबर लाने ही लाने हैं। ये पहले पेपर के लिए भी यही है और दूसरे पेपर के लिए भी यही है। लेकिन अब बात क्या है, बात ऐसी है कि पेपर में तो आ रहे हैं 100 क्वेश्चन, लेकिन करने कितने हैं, 50 क्वेश्चन करने हैं ना, 50 क्वेश्चन। तो इन नंबरों का बंटवारा कैसे होगा, जब हम 50 क्वेश्चन करने हैं तो नंबर का बंटवारा कैसे होगा। तो भैया देखो नंबर का बंटवारा ऐसा होगा, यहाँ देखो अब ध्यान से, हाँ जो हम दिखा रहे हैं वही देखना है, ये नाम वाम देखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जैसे टोटल क्वेश्चन आ रहे हैं 100, ओके दिख रहा है ना, और इन 100 में से हमको कितना करना है, 50 करने हैं, 50 क्वेश्चन हमें करने हैं। और ये टोटल जो 50 क्वेश्चन है ना ये है 80 नंबर के। ठीक है, हमने कहा था ना कि ये टर्म एग्ज़ाम के आपको 80 नंबर मैक्सिमम मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो 80 नंबर के हैं ना, 80 नंबर मिलना हमें 50 क्वेश्चन पर। देखो यानी कि 50 क्वेश्चन पर मिलेंगे हमें कितने, 80 नंबर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पर हमें कितना नंबर मिलेगा, सोच कर देखो, एक क्वेश्चन पर कितना नंबर मिलेगा। तो देखो हम बहुत इजी वे में आपको समझा रहे हैं, बहुत इजी वे में कि इसे ऐसे कर दो, इसे ऐसे कर दो। तो जब हम इसे ऐसे करेंगे तो एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा यहाँ। ठीक है, और फिर जब क्वेश्चन मार्क यहाँ आ जाएगा तो फिर क्या होगा, ये पहुँच जाएगा यहाँ, यानी कि 80/50। तो एक का गुणा करने तो कोई मतलब है नहीं, तो ये इससे कट गया, इससे कट गया। अब इसको इसमें करो तो 16/50 होता है, यानी कि 1.6। तो आपका जो एक प्रश्न है ना वो कितने नंबर का है, वो है 1.6 नंबर का। ओके ठीक है, एक प्रश्न के आपको लगभग 1.5 नंबर मिलता है, 1.5 नंबर से थोड़ा ज़्यादा, यानी कि एक प्रश्न है आपका 1.6 नंबर का। जब एक प्रश्न 1.6 नंबर का है तो हमें नंबर कितने लाने, हमें नंबर लाने हैं कम से कम 32। पास होने के लिए कितने, कम से कम 32 इसमें, क्योंकि लिखित में है ना ये, तो हम लोग का तो टर्म एग्ज़ाम के बारे में बात करें ना, तो 32 नंबर लाने हैं। ठीक है, तो जब एक क्वेश्चन 1.6 नंबर का है तो 32 नंबर के कितने क्वेश्चन होंगे। ठीक है, देख रहे हो, जब एक प्रश्न 1.6 नंबर का है तो कितने प्रश्न होंगे, 32 नंबर के, क्योंकि हमें 32 नंबर लाना है इसमें पास होने के लिए। और ये 8 तो हमारे सर देंगे हम लोगों को इंटरनल असेसमेंट के। तो अब हमें ये 32 नंबर कितने पर आएंगे, तो अब वही वाली बात जैसे जो यहाँ पे की थी कि इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो। ठीक है, तो जब क्वेश्चन मार्क को यहाँ कर दोगे आप तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन मार्क आ गया यहाँ, सपोज करो इधर आ गया, अब ये क्वेश्चन मार्क यहाँ आ जाएगा तो क्या होगा, ये आ जाएगा नीचे और ये आ जाएगा ऊपर। ठीक है, यानी कि 32/1.6। ओके, तो आप इस पॉइंट को हटाकर इसके यहाँ 0 बढ़ा दोगे तो 16 दूनी 32 होता है ना, ये हो गए 20, यानी कि क्वेश्चन मार्क को बराबर हो गए 20। यानी कि आपको पहले पेपर में 20 क्वेश्चन कम से कम सही करने ही हैं। 50 क्वेश्चन में से यदि आप 20 क्वेश्चन सही कर देते हो तो आप अपने टर्म एग्ज़ाम में पास हो जाओगे। ठीक है, ठीक है, यानी कि आपको इसमें 32 नंबर लाने ही लाने, और 32 नंबर आपके तभी आएंगे जब आप 20 क्वेश्चन कर दोगे सही से। और बाकी के जो 8 नंबर हैं ना, उन 8 नंबर को आपके टीचर अपनी इच्छा से देंगे जब आप फाइल बनाएंगे, सब कुछ करेंगे तब। ओके, इंटरनल असेसमेंट के क्या आप कैसे हो, क्या हो, आपके व्यवहार को देखकर, सब कुछ देखकर वो आपको ये नंबर दे देंगे। यानी कि कुल मिलाकर ये कि पहले पेपर में आपको टर्म एग्ज़ाम में 32 नंबर यानी कि 20 क्वेश्चन टोटल, और इंटरनल असेसमेंट के आपको 8 नंबर, यानी कि टोटल कुल मिलाकर आपको 40 नंबर लाने हैं पास होने के लिए पहले एग्ज़ाम में। ठीक है, 20 क्वेश्चन कम से कम सही होने ही चाहिए आपके। तो ये हो गए पहले पेपर के बाद। ऐसे ही दूसरा पेपर है, तो दूसरा पेपर भी 100 नंबर का ही है। जो इसमें खेला हुआ है ना वही खेल इसी में खेलना है। ठीक है, 32/8 का वही खेल खेलना है, उसमें भी यही है। यानी कि ये और ये
इनके जो 50 क्वेश्चन है ना, तो इसमें एक क्वेश्चन का जो नंबर है वो 1.6 है। ओके, तो ये फर्स्ट और सेकंड पेपर का तो ये हो गया, ठीक है। अब आता थर्ड पेपर। थर्ड पेपर में क्या है कि थर्ड पेपर है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। तो भैया ये जो टोटल 50 नंबर का है, अब यहाँ है 50 नंबर और यहाँ थे 100 नंबर, तो 50 नंबर में भी हम लोगों को 50 क्वेश्चन करने हैं। यहाँ पे क्या है, ये 50 नंबर हैं, ठीक है। और 50 नंबर का बंटवारा कैसे होना है जानते हो? ये देखो 50 नंबर, जैसे यहाँ 100 नंबर का बंटवारा हुआ है ना, 50 नंबर का उसी तरह होना है कि 50 नंबर में से टर्म एग्ज़ाम के आपको 40 नंबर हैं और इंटरनल असेसमेंट के 10 नंबर हैं, ठीक है। तो जो 40 नंबर है वो मैक्सिमम है। कोई भी टीचर बहुत ज़्यादा मेहरबान हो जाए तब भले आपको 40 नंबर दे दे आपके एग्ज़ाम को देखकर, लेकिन बहुत मुश्किल होता है, तो 40 नहीं ला सकते। तो कम से कम 16 नंबर यहाँ पर हमें अपने पेपर में लाने ही लाने हैं, कम से कम 16, एक नंबर भी कम नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर। 50 का जो बंटवारा हुआ वो 40 में और 10 में हुआ, ठीक है। तो इन 40, ये 40 जो हमारे हाथ में है ना, ये वाले 40, ये 40 जो हमारे हाथ में है, इनमें से कम 16 नंबर हमें लाने हैं, ठीक है। अब 16 नंबर कैसे होंगे, तो ये देखो हम आपको बताते हैं कि इसमें 16 नंबर लाने तो क्वेश्चन कैसे कितने करने होंगे, ठीक है। तो जैसे 50 नंबर का ये पेपर है और 50 नंबर के पेपर में से 10 नंबर तो असेसमेंट के निकल गए, बाकी रह गए 40 नंबर। तो 50 प्रश्न यदि हम सही करते हैं तो हमको 40 नंबर मिलेंगे, ठीक है। 50 प्रश्न करने पर जब 40 नंबर मिल रहे हैं तो एक प्रश्न करने पर कितने नंबर मिलेंगे, ठीक है। जब 50 प्रश्न करने पर 40 नंबर हम मिल रहे हैं हमें, तो एक प्रश्न करने पर कितने नंबर मिलेंगे। अब यही वाला खेल यहाँ खेलना पड़ेगा हमें, इसको यहाँ, इसको यहाँ, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क लगाया यहाँ, अब रह गया 40/50, ओके। 0 से 0 क्रॉस और कैसे 5/40 ऐसे बोलते हैं हमारे यहाँ, तो 0.8, ठीक है। क्योंकि 5 में 5 का भाग यदि 4 में दोगे तो जाएगा नहीं, तो पॉइंट लग जाएगा, तो 5/40 होते हैं ना, तो हो गया 0.8। यानी कि जो 50 नंबर वाला आपका पेपर है ना, ये जो पेपर है ना, इसमें एक प्रश्न के आपको सिर्फ 0.8 नंबर मिलते हैं। जैसे यहाँ पर आपको 1.6 नंबर मिल रहा था ना एक प्रश्न का, तो यहाँ आपको 50 नंबर वाले में यानी कि पेपर 203, 204 और 205 में आपको एक क्वेश्चन के सिर्फ 0.8 नंबर ही मिलेंगे, ठीक है। अब ये देखिए, जब एक क्वेश्चन का 0.8 नंबर है तो आपको क्वेश्चन कितने करने हैं, आपको कम से कम 16 करने हैं। 16 करने हैं ना, तभी तो पास होंगे आप, ये तो मिनिमम है ना, तो आपको 16 कम से कम करने हैं। जब एक क्वेश्चन के 0.8 नंबर मिल रहे हैं तो 16 क्वेश्चन के कितने नंबर मिलेंगे, हाँ। तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको ये करना है कि देखिए इसका भी वही करना है, ऐसे ऐसे। तो क्या करें हम, क्वेश्चन मार्क यहाँ लगाया बराबर 0.8 × 16। क्या सही कर रहे हैं हम? नहीं कर रहे, हाँ जी, उल्टा कर रहे हैं। उल्टा कैसे कर रहे हैं, जब एक क्वेश्चन का 0.8 नंबर मिल रहा है तो हमें नंबर लाने, ये क्वेश्चन नहीं थे, ये नंबर थे। तो 16 नंबर कितने क्वेश्चन का मिलेगा, जब एक क्वेश्चन का 0.8 नंबर है तो 16 नंबर का कितने क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अब ठीक है, ऐसे फिर ऐसे करके, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया बराबर 16/0.8, ठीक है। अब पॉइंट को यहाँ से हटा दो, ये आ गया 0, तो 8 दूनी 16, यानी कि यहाँ भी आपको 20 क्वेश्चन सही करने ही करने हैं। तो भैया चाहे आप फर्स्ट पेपर करो, चाहे सेकंड करो, चाहे कोई भी करो, आपको 20-20 क्वेश्चन सब में अपनी तरफ से सही करने ही करने हैं, ठीक है। सब सही अपने आप ही करने हैं। यहाँ आप करते हो तो 32 नंबर आपके हाथ में है, पास होने के लिए आपको इतना लाना है, और ये वाले नंबर आपके सर देंगे आपको, ऐसे इन सब पेपरों में है,
ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यही कि हमें कितने क्वेश्चन करने हैं, तो ये याद रखना है कि सब में आपको 20-20 क्वेश्चन करने ही करने हैं, पाँचों में। और जो नंबर आपको लाने हैं वो नंबर आपको ऐसे लाने हैं कि इस पहले पेपर में कम से कम, जो आपने टर्म एग्ज़ाम दिया, पेपर दिया, उसमें कम से कम 32 नंबर हों, दूसरे में भी कम से कम 32 नंबर हों, तीसरे में कम से कम 40 में से 16 नंबर हों, ठीक है। क्योंकि ये 4 नंबर ये इंटरनल असेसमेंट के तो आपके टीचर लोग देंगे, तो 20 नंबर तो वो कर ही देंगे, उसका टेंशन छोड़ो, आप केवल इसमें पेपर में देखो अपने में। और ऐसे ही चौथे पेपर में भी 50 नंबर का ऐसे ही बंटवारा हुआ है। तो यानी कि कुल मिलाकर ये है कि इन तीनों पेपर में आपको कम से कम 16 नंबर लाने हैं, ठीक है, इन तीनों पे 203, 204, 205। लेकिन वही बात 201 और 202 की जाए तो इनमें आपको कम से कम 32 नंबर लाने हैं, ठीक है। यहाँ पर एक जो प्रश्न होता है वो 1.6 नंबर देकर जाएगा आपको, और यहाँ जो एक प्रश्न होगा वो 0.8 नंबर देकर जाएगा आपको, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये तो हो गई कि कितने क्वेश्चन करने हैं और कितने नंबर मिलने हैं, ठीक है। 20-20 क्वेश्चन करने हैं सब में, और आपको पहले और दूसरे पेपर में 32-32 नंबर लाने हैं, और तीसरे, चौथे और पाँचवें में 16 नंबर लाने हैं, तभी आप पास हो पाएंगे, ठीक। तो ये तो रही बात इसकी। अब ये टोटल नंबर कितने हो गए, देखो पहले पेपर के 100 नंबर, टोटल 100 ही तो हैं। इस पेन को लेते हैं, पहले पेपर के 100 नंबर, ठीक है। ऐसे दूसरे पेपर के 100 नंबर कितने हो गए, 200 हो गए। तीसरे पेपर के 50 नंबर कितने हुए, 250। फिर चौथे पेपर के 50 नंबर कितने हुए, 300। और पाँचवें पेपर के भी 50 नंबर, तो ये हो गए 350। यानी कि कुल मिलाकर जो मैक्सिमम नंबर है ना वो है 350, 350, ठीक। जो पेपर के हैं, ठीक है, इन पांचों पेपर के, तो ये कोई 350। लेकिन आपको मिनिमम 350 में मिनिमम कितना लाएं आप कि आप पास हो जाएं, तो देखो मिनिमम पहले पेपर में आपको 40 लाना है, क्योंकि 32 आपके हाथ में है और 8 आपके सर के हाथ में। तो ये तो सर दे ही देंगे, टेंशन मत लेना इसकी, वो दे देते हैं। ये जब हम लोग स्टूडेंट लोग अच्छे होते हैं और तो वो लोग अपन लोगों के लिए कर देते हैं। फेल तो नहीं करते टीचर, जहाँ तक है बच्चों को कोशिश उनकी यही रहती है कि हमारे बच्चे फेल ना हो। तो देखिए पहले पेपर में आपको 40 नंबर, दूसरे में 40, तो कितने हो गए, 80 हो गए। तीसरे में 20, 100, और चौथे में फिर 20, 120 हो गए। फिर पाँचवें में फिर 20, कितने हो गए, 140। तो 350 में से जब आप 140 नंबर लाते हो तो आप पास हो जाते हो, ठीक है। ये है टोटल नंबर। तो ये तो बात रही पेपरों की, जो आप दे रहे हो उन पेपरों की। आपको 350 में से 140 नंबर लाना ही पड़ेगा, तब आप पास हो जाएंगे। अब इन सब के अलावा और भी चीज़ हैं जिनमें नंबर मिलता है सेकेंड ईयर में। तो और क्या चीज़ है, तो यह प्रैक्टिकल वर्क। पूरा ये सारी चीज़ें एक तरफ और प्रैक्टिकल एक तरफ। ये 350 नंबर के और प्रैक्टिकल पूरा 300 नंबर का है, समझे, 300 नंबर का। तो इसमें क्या होती है, इंटर्नशिप होती है। लेकिन कोरोना की वजह से इंटर्नशिप तो हुई नहीं, तो उसे छोड़िए। अब इंटर्नशिप में क्या होगा, आपके कॉलेज वाले आपसे मैन प्रैक्टिकल और वाइवा लेंगे। तो जो मैन प्रैक्टिकल और वाइवा का जो नंबर है वो है 200 मार्क्स, ठीक है। आप यदि बहुत अच्छा करते हो तो आपको 200 नंबर आपको वाइवा और प्रैक्टिकल में दिए जाएंगे। वैसे 200 तो कोई नहीं देते हैं, लेकिन ये विधि विधान है, ये नियम है कि 200 है मैक्सिमम इसमें, ठीक है। तो 300 नंबर का बंटवारा हो रहा है अब, ठीक है। ये तो बंटवारा हो गया इन सब का, लेकिन इनके अलावा जो सेकंड पोर्शन है वो प्रैक्टिकल वर्क का है। प्रैक्टिकल वर्क के टोटल 300 नंबर हैं, जिनमें से वाइवा के 200 नंबर हैं, इसके प्रैक्टिकल और वाइवा के, और इंटरनल असेसमेंट के, जिनमें आप फाइल बनाते हो, बहुत सारी बनाते हो ना, अपनी टीचर्स को दिखाते हो, हर सब्जेक्ट की फाइल बनाते हो, तो उसके 50 नंबर हैं। और जो सेशनल वर्क है ना, उसके भी 50 नंबर हैं, ठीक है। इस तरह इन्होंने 300 नंबर को इधर बांट दिया, 250 और 85 हो गए 300 नंबर, ये बांट दिया। अब इस प्रैक्टिकल वर्क में हम 300 नंबर में से कितने लाएं कि पास हो जाएं, तो देखो भैया 200 में से आपको कम से कम 100 नंबर लाना है, ठीक है, वाइवा प्रैक्टिकल में। इंटरनल असेसमेंट में आपको 50 में से कम 25 नंबर लाना है, और सीजनल वर्क में भी आपको 50 में से 25 नंबर लाना है। यानी कि कुल मिलाकर आपको 150 नंबर लाने हैं प्रैक्टिकल वर्क में, जिससे आप पास हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ भी आपको पास होने के लिए 150 लाने हैं 300 में से, ओके। अब देखो ये 350 प्लस ये 300, तो कितना हो गया,
350 हो गया ये वाला, प्लस 300 हो गया प्रैक्टिकल वर्क, तो कितना हो गया 650, यानी कि टोटल 650 है मैक्सिमम, ये है टोटल नंबर, यानी कि मैक्सिमम नंबर। ठीक है, अब ये 650 में से हम कितने लाएं कि हम अपने बीएड में पास हो जाएं, तो कितने लाएं, 140 तो ये हैं और 150 ये हैं, तो 140 प्लस 150 कितने होते हैं, 290। ठीक है, 290, यानी कि आपको बीएड सेकंड ईयर में पास होने के लिए 650 नंबर में से 290 नंबर लाने ही पड़ेंगे। 290 आउट ऑफ कितने, 650। ओके, यदि आपके इतने नंबर आ गए तो आप बीएड में पास हो जाएंगे। ठीक है, तो भैया आप जिन्होंने ये प्रश्न किया था कि कितने नंबर लाएं कि हम पास हो जाएं, कितने क्वेश्चन करें कि हम पास हो जाएं, तो आपने आई होप अच्छी तरह सुना होगा और आप समझ गए होंगे। ये तो आपका प्रश्न हो गया पूरा, इसका आंसर आपको आई होप मिल गया पूरी तरह से। तो आपको इन पेपरों में 140 नंबर और इन पेपरों में, इनमें प्रैक्टिकल में 150 नंबर लाने, यानी कि कुल मिलाकर 290 नंबर लाने पास होने के लिए। आप भगवान करें आप बहुत ज़्यादा लाएं, 650 में से कम 600 नंबर लाएं, हम ये चाहेंगे। देखो ठीक है, अब किसी भाई ने पूछा कि फर्स्ट ईयर के मार्क्स कैसे जुड़ेंगे, फर्स्ट ईयर के नंबर कैसे जुड़ेंगे। तो भैया आप सभी जानते हैं कि फर्स्ट ईयर में तो प्रमोट कर दिया गया है सब स्टूडेंट्स को, तो नंबर कैसे जोड़ेंगे, लेकिन वो लोग नंबर जोड़ेंगे, ठीक है, वो कोई ना कोई मिनिमम नंबर ज़रूर रखेंगे, कुछ ना कुछ मिनिमम नंबर रखेंगे वो, और उन मिनिमम नंबर को इसमें जोड़ देंगे, जिससे सब स्टूडेंट को पास कर देंगे। फर्स्ट ईयर के द्वारा तो कोई फेल होने वाला है नहीं, क्योंकि वो तो जैसे किसी एक बंदे को 10 नंबर दिया तो वो 10 सबको ही देंगे, कम नहीं करेंगे, मिनिमम नंबर तो सबको मिलना ही मिलना है। ठीक है, उसकी आप इसी वजह से टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, वो तो मिनिमम नंबर सबको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो बस आपको इस सेकंड ईयर का ध्यान रखना है। सेकंड ईयर में क्या करना है आपको कि जो आप पेपर करो उसमें 140 कम से कम ले आना, और प्रैक्टिकल वर्क में भी कम से कम 150 ले आना, जिससे पास हो जाओ। ठीक है, और कोई आपकी क्वेरी हो तो आप पूछ लीजिएगा, हमने कोशिश की है समझाने की, शायद आप समझ पाए होंगे। चलिए अब चलते हैं आगे के प्रश्नों की ओर कि आगे के प्रश्न क्या कहते हैं। ठीक, सेकंड प्रश्न है कि मिनिमम कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए पास होने के लिए, वो हमने आपको अब सारा बता ही दिया है पीछे। ठीक है, तो कितने होने चाहिए थे, हमने बताया ना 20-20 नंबर सब में होने चाहिए, 20-20 क्वेश्चन सब में होने चाहिए आपके। अब डी सीरीज भी बना दीजिए, तीसरा क्वेश्चन ये था, ये तो हो गया, ये भी हो गया, डी सीरीज बना दीजिए। तो भैया देखिए एक बात बताऊँ आपको कि हमारे पास केवल सी सीरीज का पेपर है, और सी सीरीज के इसी वजह से हमने आंसर की आपको बताई है। अच्छा, ABCD ये तो सीरीज बहुत सारी रहेंगी, लेकिन क्वेश्चन वही होते हैं, बस इतना हो जाता है कि जो क्वेश्चन इस पेपर में 8वें नंबर पे है, हो सकता है वो डी सीरीज में 100वें नंबर पर हो, 50वें नंबर पर हो या कहीं हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप इसी के अनुसार अपने क्वेश्चंस को मिला लीजिएगा। इसलिए डी सीरीज की है नहीं हमारे पास, तो हम उसका कर नहीं सकते हैं, उसके लिए अब आप इसको अपने सी वाले को देखिएगा, क्वेश्चन सब वही हैं, सेम है। ठीक है, अब चौथा प्रश्न कि OMR में बुकलेट नंबर गलत भर दिया तो क्या करें। तो भैया ये आपने बहुत बड़ी समस्या क्रिएट कर दी। समस्या क्यों, आप 2 साल से मेहनत कर रहे थे, लेकिन आपने एक छोटी सी गलती में सब काम खराब कर दिया। अच्छा एक बात बताइए, पहले तो ये है कि OMR की जो बुकलेट नंबर आपने जो भरा है ना, OMR में 2 तरह से नंबर भरा जाता है। नंबर 2 तरह से कैसे भरते हैं, एक तो वो होता है जो केवल नंबर ऊपर लिखा जाता है, और एक होता है गोले भरना, जैसे कि ये है। ठीक है, आप देखते हो जो OMR सीट होती है वो यहाँ पर डिब्बे से बने होते हैं ना, डिब्बे से। तो यहाँ पर जैसे बुकलेट नंबर हमने यहाँ डाल दिया 5, 6, 7, 8, 9 और 0, 1 ये डाल दिया हमने, ये हमारा बुकलेट नंबर है। लेकिन आपने यहाँ गलत भर दिया है। ठीक है, जैसे आपका ये नंबर नहीं था, लेकिन आपने ये नंबर भर दिया है, गलत नंबर भर दिया। आपका तो ये था 5, 9, 8, 2, 7, 1, लेकिन आपने भर दिया ये। तो यदि आपने यहीं गलत भरा है और इन गोलों में ये वाला भरा है, यानी कि सही नंबर यदि आपने इन गोलों में भरे हैं और यहाँ केवल यहाँ गलत हुआ है, तब तो आपकी OMR सीट रिजेक्ट नहीं होगी। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं होंगे शायद कि यदि आपने गोले जो भरे हैं और इन गोलों में आपने अपना सही नंबर भरा है, तो आपकी OMR सीट रिजेक्ट नहीं होगी। लेकिन यदि आपने यहाँ भी गलत भरा है और गोले भी गलत भर दिए हैं, तो भैया आपकी OMR सीट रिजेक्ट हो जाएगी।
मुख्य रूप से बात होती है इन गोलों की। गोले सही भरे होने चाहिए हर कीमत पर, ठीक है। तो भैया यदि आपके ये गोले गलत भरे हैं तो उसे वो लोग उस रिजेक्ट कर देंगे बीएड को। अच्छा, इसमें एक बात और है, यदि आप के कॉलेज वाले थोड़े सचेत हैं तो आप अपने कॉलेज वालों से कहिए कि मेरी इस तरह से OMR सीट गलत हो गई, आप कैसे भी करके सही कर दीजिए। आप उनसे कहिए, यदि आप उनसे कहेंगे तो वो आपकी हेल्प निश्चित करेंगे, वो ज़रूर करेंगे। और जब वो हेल्प करेंगे ना तो भले ही OMR सीट वहाँ पहुँच गई हो जहाँ चेक होनी है, वहाँ पर भी वो लोग फ़ोन करके कह देंगे कि हमारे एक बच्चे की ऐसे ऐसे कॉपी ख़राब हो गई, OMR सीट में ये नंबर गलत भर गया है, तो भैया रिक्वेस्ट है आपसे, आप कैसे भी करके उसे सही कर दीजिए और देख लीजिए। तो फिर आपकी ये OMR सीट हो सकता है रिजेक्ट ना हो, ठीक है। वैसे तो ये रिजेक्शन के इसके पूरे चांसेस हैं, लेकिन आप अपने कॉलेज वालों से कहिए ताकि वो कुछ हेल्प कर पाएँ आपकी। अभी टाइम है, 2 साल दिए हैं आपने, ये बर्बाद मत होने दीजिए, ठीक है। आप कह दीजिए, क्योंकि अभी OMR सीट वहाँ जमा नहीं हुई होंगी। और कोशिश आप ये कीजिए कि आप खुद जाएँ अपने कॉलेज में और निकलवाएँ अपनी OMR सीट और उस पर सही कर दें वाइटनर वगैरह लगाकर, ठीक है। कोशिश ये कीजिए, लेट मत होइए, ये ज़रूरी है, ठीक है भैया, जल्दी कीजिएगा। तो आपका ये प्रश्न भी हो गया, ठीक है। चौथा, किसी ने कहा कि योगा यूनिट का जो योगा पेपर है उसकी 2nd एंड 3rd यूनिट एक्सप्लेनेशन के साथ बता दीजिए। तो देखिए, हम आपको बताएं कि अब तो टाइम बिल्कुल नहीं है, टाइम आपका परसों का पेपर है। यदि हम लोग इसे विद एक्सप्लेन के करते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत कम समय है ना। अब तो केवल ये समय ऐसा है कि आप अपनी स्वयं तैयारी करें। देखो, उस योगा में बहुत स्पेशल नहीं पूछा जाएगा, बहुत स्पेशल नहीं पूछा जाएगा। आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है कि योगा है क्या चीज़, किस धातु से ये बना है, योगा की परंपरा यहाँ आई क्यों, योगा की परंपरा कब से यहाँ स्टार्ट हुई, कौन योगा के प्रचारक रहे, अष्टांग योग क्या था, किसने कौन से योग के बारे में चर्चा की, ये सब बस आप पढ़ लेना, बस सरसरी निगाह से पढ़ लेना। योगा तो अपनी रियल ज़िंदगी में डेली होता है ना, तो आप देखते रहिए, बस आप पढ़ लीजिए। एक्सप्लेन करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना अब, क्योंकि टाइम ही नहीं है ना इतना, आपके पास भी टाइम नहीं है, एग्ज़ाम का टाइम है, बस उसे थोड़ा सा पढ़ लीजिए। और ज़्यादा कुछ नहीं मिले तो पतली सी जो किताब आ रही है ना आजकल, क्या बोलते हैं उसे, क्वेश्चन बैंक, हाँ, आप वो पढ़ लीजिए, क्वेश्चन बैंक पढ़ लीजिए। उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन जानकारी बहुत ज़्यादा है, पढ़ लीजिए, कहीं ना कहीं से वो पूछ ले जाएंगे, ठीक है। तो अभी तो मुश्किल है इसका एक्सप्लेन करना, आप उसे शॉर्ट में ही पढ़ लीजिए, ठीक है। तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अब आपका 6वां क्वेश्चन है कि आप 82वां क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। जो कल पेपर हुआ था, पेपर 203, उसका 82वां प्रश्न था। क्या था भैया, देखते हैं एक बार उसका। हाँ, 82वां प्रश्न है ये, निम्न में से कौन सी रणनीति भिन्न क्षमता वाले छात्रों द्वारा सामान्य पाठ्यक्रम को ग्रहण करने में सहायक नहीं है। ये नहीं है पूछा है, लेकिन हम लोग अभी नहीं है को नहीं देखने वाले हैं। नहीं को छोड़ दीजिए इसमें, ठीक है। ये सोचिए नहीं है ही नहीं, ठीक है। आप इस नहीं को छोड़ दीजिए, बाकी को पढ़िए कि निम्न में से कौन सी रणनीति भिन्न क्षमता वाले छात्रों द्वारा सामान्य पाठ्यक्रम को ग्रहण करने में सहायक है। यानी कि इनमें से ऐसी कौन सी रणनीति है जो भिन्न क्षमता वाले कैसे, जैसे कोई बेचारे आँखों से देख नहीं पाते, कोई चल नहीं पाते, किसी का दिमाग नहीं काम करता, कोई गूंगे बहरे हैं, कोई कैसे हैं। तो जो भिन्न भिन्न क्षमता वाले बच्चे हैं ना, उन लोगों के लिए इनमें से कौन कौन सी रणनीतियाँ हैं जो उन बच्चों के लिए सहायक हैं। तो आप उन्हें देखो, सहायक कौन कौन से हैं। अब देखो, पहला ऑप्शन है अधिगम सामग्री का ब्रेल में अनुवाद। तो भैया आपकी जो अधिगम सामग्री है, पढ़ने लिखने की जो सामग्री है, यदि उसका ब्रेल में अनुवाद हो जाए तो ये तो अच्छी बात है, क्योंकि जो दृष्टिहीन लोग हैं वो देख पाएंगे, तो ये तो सही है। क्योंकि सहायक देख रहे हैं ना हम लोग कि सहायक कौन कौन से हैं, तो ये तो सही है। अब दूसरा ये क्या है, सामान्य एवं भिन्न क्षमता वाले बच्चों के लिए भिन्न भिन्न पाठ्यक्रम। अच्छा, जो सामान्य क्षमता वाले और भिन्न भिन्न क्षमता वाले जो बच्चे हैं उनके लिए यदि अलग अलग पाठ्यक्रम होगा तो ये भी अच्छी बात है। सब अपने मन के अनुसार पढ़ पाएंगे ना, अपनी क्षमता के अनुसार पढ़ पाएंगे ना, तो ये भी अच्छी बात है। अब इसे देखते हैं हम, दैनिक जीवन एवं व्यवहारिक उदाहरण। दैनिक जीवन में क्या चल रहा है, व्यवहारिक उदाहरण कैसे, हमें कैसे रहना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कौन अच्छा कौन बुरा, ये सब हम लोग यदि सबको बताएं तो ये तो सबके लिए अच्छी बात है। तो ये तीनों तो अच्छी बात है, ये तीनों ही चीज़ें सहायक है। लेकिन अब बात इसकी करते हैं कि संवाद विधि द्वारा अधिगम।
संवाद विधि यदि हम किसी से करते हैं तो देखो, कुछ लोग तो भिन्न भिन्न लोगों की बात कर रहे हैं हम, कुछ लोग तो सामान्य होते हैं जो संवाद आराम से कर लेते हैं, जो वार्तालाप कर लेते हैं, कॉम्प्रिहेंशन कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग तो बेचारे ऐसे होते हैं जिनकी मानसिक क्षमता ठीक नहीं होती, जो बात करने लायक होते ही नहीं हैं। कुछ लोग गूंगे बहरे होते हैं, कुछ लोग सुन नहीं पाते, कुछ बोल नहीं पाते। तो संवाद विधि का मतलब ये है, संवाद का मतलब ये नहीं होता कि आपने अपनी बात सामने वाले के सामने कह दी, बात खत्म हो गई। संवाद ये नहीं है। संवाद का मतलब होता है आपने अपनी बात सामने वाले को कही और उसने उसका जवाब भी आपको दिया, यानी कि एक ये प्रोसेस है जो आपकी तरफ से पहुंची और सामने से आपको फीडबैक मिल गया, तो वो संवाद विधि पूरी मानी जाती है। तो ये संवाद विधि जो है इसे हर कोई नहीं कर पाता। पहला, दूसरा और ये चौथा, ये तीनों चीज़ ऐसी हैं जो भिन्न भिन्न वाले बच्चों के लिए सहायक हैं, लेकिन पूछा क्या है कि सहायक नहीं है। अब इस नहीं है को देखिए, तो नहीं क्या, संवाद विधि सहायक नहीं है, क्योंकि संवाद विधि से बहुत लोग जो भिन्न भिन्न क्षमताओं वाले हैं वो इससे वंचित रह जाते हैं। जिनकी मानसिकता बहुत ज़्यादा ऐसी है, बेचारे सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते, वो इसे कैसे समझ पाएंगे। जो बोल नहीं पाते वो सामने वाले के सामने भले देखते रहेंगे लेकिन बोल तो नहीं पाएंगे ना, तो संवाद कैसे कंप्लीट होगा, नहीं हो पाएगा ना। कुछ लोग सुन नहीं पाते तो वो सुनने के अभाव में रहकर फिर कुछ बोल भी नहीं पाते हैं सही से, क्योंकि उन्हें समझ ही ना आता कि सामने वाला बंदा कह रहा है। तो भैया इसका जो आंसर है वो यही होना चाहिए। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे। 82वां क्वेश्चन आपका ये हो गया। अच्छा, एक प्रश्न और था, कोई कौन सा था, हाँ एक 42वां पता नहीं 48वां क्वेश्चन था। हाँ देखिए, ये था, इसमें ये था कि 20 से 35 स्तर, जो बुद्धि का स्तर है, 20 से 35 स्तर की बुद्धि लब्धि किस अक्षमता को दर्शाती है। तो किसको दर्शाती है? अब हमने ये लगाया है तीव्र। तीव्र क्यों? यहाँ पर अक्षमता पूछना है। ठीक है, इसका आंसर यही सही होगा इसका आंसर, क्योंकि इसमें क्षमता नहीं पूछ रहे, इसमें अक्षमता पूछ रहे हैं। तो बुद्धि लब्धि के कुछ प्रकार होते हैं। ठीक है, जैसे एक होती है 0 से 25 के बीच में, तो ये ऐसे लोग होते हैं, उन्हें कहते हैं जड़। ठीक है, जो इडियट कहलाते हैं। ये बेचारे जो लोग होते हैं ना, ये ऐसे होते हैं कि जहाँ पड़े हैं वहीं पड़े हैं, इन्हें कुछ समझ ही नहीं है, अपने तन का इन्हें होश नहीं है, इनके मुंह से लार निकल रही है तो निकल ही रही है, इन्हें नहीं पता है कुछ भी। तो 0 से 25 जिनकी बुद्धि लब्धि होती है वो जड़ होते हैं। और फिर कुछ ऐसे होते हैं जिनकी 25 से 50 के बीच में होती है, तो वो लोग कहलाते हैं हीन, यानी कि वो मूर्खों से भी, मूढ़ों से भी ज़्यादा बहुत हीन होते हैं। अब ये बेचारे कैसे होते हैं कि देखो, जैसे ये पढ़े थे ना, इनको जरा भी होश नहीं, तो इनको जरा सा होश रहता है, थोड़ा बहुत होश रहता है। हमें पूछा क्या गया है? हमें पूछा गया है 20 से 35 के बीच में, यानी कि इन और इनके बीच में। तो भैया यानी कि जो बुद्धि लब्धि बहुत ज़्यादा निम्न है, बहुत ज़्यादा ऐसी है जो कुछ करने लायक है ही नहीं, तो वो यहाँ पर आती है। तो यदि हम कम कहें तो कम कहना सही नहीं होगा, क्योंकि कम में तो सब आ जाता है। मध्यम कहें तो मध्यम भी कहना सही नहीं होगा, क्योंकि मध्यम में तो बुद्धू भी आ जाते हैं और मूड भी आ जाते हैं, तो ये सब नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसलिए हम तीव्र कहेंगे। तीव्र इसलिए हम कहेंगे क्योंकि यहाँ जो अक्षमता है ना वो बहुत तीव्र है, जड़ से हल्की सी ऊपर और हीन से नीचे है। तो यहाँ जो बुद्धि लब्धि है ना इनकी, वो बहुत तीव्र है, तो यह तीव्र आंसर सही होगा। ठीक है, तो आपके ये क्वेश्चन थे, इनका आंसर देने की हमने कोशिश की। अच्छा, ये हो गया। अब क्या प्रश्न है? अब ये है कि फर्स्ट ईयर के मार्क्स कैसे मिलेंगे। तो अब भैया आप इनकी चिंता न करें। जब आप सबको प्रमोट किया है उन्होंने, तो उन्होंने एक मिनिमम नंबर भी रखे होंगे, उन्होंने मिनिमम नंबर भी डिसाइड करके रखे हुए होंगे। जैसे पहले मिनिमम नंबर जो हुआ करते थे फर्स्ट ईयर के, वो 293 नंबर थे। ठीक है, अब वो कितने नंबर देंगे, वो क्या करेंगे, वो वही जाना है, कि उन्हें करना क्या है वो वही जाना है। ठीक है, बस आप तो सेकंड ईयर पर ध्यान दीजिए, वो यहाँ मिनिमम नंबर आपको दे देंगे, जिससे आप सब लोग पास हो जाएं, हम सब लोग पास हो जाएं। ठीक है, और
आपका इनके अलावा भी यदि कोई भी प्रश्न आपको लगता है कि आपको पूछना चाहिए तो आप पूछ लीजिएगा। अपने मन में शंका नहीं रखना है। सबसे बड़ी बात कि आपको मन में संदेह नहीं रखना है, क्योंकि संदेह जो होता है ना बहुत सारे क्वेश्चंस को जन्म देता है, परेशानी क्रिएट करता है। तो प्रश्नों को तो बाहर निकालो, ये ज़रूरी है। ओके, तो यही सब प्रश्न हमारे पास आए थे जिनका हमने उत्तर देने का प्रयास किया। और आपको और भी कोई क्वेरी हो, कोई प्रश्न पूछना हो तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। और ये जो प्रश्न आपके हैं ना, ये अधिकतर बच्चों के हैं, तो इसलिए ऐसा करना कि इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश ज़रूर करना, क्योंकि आप शेयर करोगे तो उन सब बच्चों के पास ये खबर पहुंच जाएगी, पता चल जाएगा कि नंबर कैसे मिलते हैं और ये हमारी OMR शीट में गड़बड़ी हो गई तो कैसे सही करें, मतलब इन सब क्वेश्चन के आंसर उन्हें मिल जाएंगे। तो भैया आप लोग शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और खुश रहिए, मस्त रहिए, टेंशन मत लिया कीजिए। जब टेंशन नहीं लोगे तो सब काम बहुत अच्छा हो जाएगा, सब अच्छा होगा, ठीक है। और क्या है, और कुछ नहीं है, और केवल इतना ही है कि आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, क्योंकि परसों का फिर आपका पेपर है। और अच्छे अच्छे नंबर लाइए ताकि आप पास नहीं, अच्छे नंबरों से पास हों। ओके, खुश रहिए, मस्त रहिए। अब वीडियो यहीं पर हम रोकते हैं, ठीक है। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा, जय माता दी।